नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के साथ जापान यात्रा संपन्न। श्री मोदी 3 देशों की यात्रा के लिए दूसरे चरण में पपुआ न्यू गिनी रवाना। श्री नरेंद्र मोदी ने भारत में अगले वर्ष आयोजित होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए क्वाड नेताओं को किया आमंत्रित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केरल की यात्रा पर तिरुवनंतपुरम में कल विधानसभा भवन के रजत जयंती समारोह का करेंगे उद्घाटन। एलिना रिबाकिना ने इटालियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स फाइनल में होल्गर रूने और डेनियल मेडवेडेव होंगे आमने सामने। और मुंबई में IPL क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों जापान, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के दूसरे चरण में जापान से पपुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हो चुके हैं। श्री मोदी पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के साथ कल तीसरे हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवंबर 2014 में फिजी की यात्रा के दौरान इस मंच की शुरुआत हुई थी। इसमें भारत सहित 14 प्रशांत द्वीप समूह देश शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पपुआ न्यू गिनी के साथ द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। इसमें गवर्नर जनरल बॉब डोडाई और प्रधानमंत्री जेम्स मरापे शामिल होंगे। भारत के प्रधानमंत्री की पपुआ न्यू गिनी की यह पहली यात्रा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह हिरोशिमा में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और ब्रिटेन के बीच सामरिक साझेदारी और मुक्त व्यापार समझौता वार्ता में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेता व्यापार एवं निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर वार्ता से अलग ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ भी बातचीत की। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि व्यापारिक संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए भारत और ब्राजील मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थायी और समृद्धशाली विश्व विषय और आयोजित कार्यकारी सत्र में भी हिस्सा लिया। श्री मोदी ने कहा है कि यूक्रेन मानवता और मानवीय मूल्यों से जुड़ा है। उन्होंने कहा है कि भारत का मानना है कि बातचीत और कूटनीति से ही यूक्रेन संघर्ष का समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा है कि किसी भी विवाद का समाधान बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा है कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि सभी का साझा उद्देश्य है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वर्तमान वैश्विक परिस्थिति में खाद्य, ईंधन और उर्वरक संकट की गंभीर असर का सामना विकासशील देशों को करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि सभी देश UN चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता तथा सभी राष्ट्रों की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन में इस बात पर बल दिया है कि भारत क्षेत्रीय स्तर पर मांग आधारित विकास एवं सहयोग के जरिए इन प्रयासों को बढ़ावा देने में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने क्वाड के रचनात्मक एजेंडे का मजबूत करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने क्वाड नेताओं को भारत में 2024 में अगले क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा है कि जापान की यात्रा काफी सार्थक और उपयोगी रही। प्रधानमंत्री ने कहा है कि G7 शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं से मुलाकात के दौरान विभिन्न मुद्दों पर उपयोगी चर्चा हुई है। उन्होंने जापान सरकार, वहां के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और स्थानीय लोगों का गर्मजोशी भरा स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। इससे पहले आज सुबह श्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा में पीस मेमोरियल म्यूजियम गए और वहां प्रदर्शनी में रखे दस्तावेज देखे। साथ ही आगंतुक पुस्तकालय में भी संदेश लिखा। सभी नेताओं ने हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से 2 दिन के केरल दौरे पर तिरुवनंतपुरम पहुंच गए हैं। उपराष्ट्रपति की केरल की यह पहली यात्रा है। उपराष्ट्रपति आज शाम तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। श्री धनखड़ कल तिरुवनंतपुरम में केरल विधानसभा भवन के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति लोगों को संबोधित करेंगे और केरल विधानमंडल अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव 2023 का सामरिक और विमोचन भी करेंगे। बाद में वे उपराष्ट्रपति कन्नूर और एझिमाला में भारतीय नौसेना अकादमी का दौरा करेंगे।
भारत की G20 की अध्यक्षता में पर्यावरण और जलवायु सतत कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक G20 के सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा सतत भविष्य की दिशा में उठाए गए प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इस महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर रही है। आकाशवाणी समाचार इन वर्षों में सरकार की उपलब्धियों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात करेंगे भारत की G20 की अध्यक्षता की चर्चा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत की G20 अध्यक्षता का मुख्य विषय वासुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। कांग्रेस सदस्यीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वीरभूमि में पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA और झारखंड पुलिस की संयुक्त दल ने नक्सली संगठन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के सरगना दिनेश गोप को नेपाल से गिरफ्तार किया है। झारखंड पुलिस ने उस पर 25 लाख रुपए जबकि NIA ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस कई वर्षों से मामलों में इस नक्सली की तलाश कर रही थी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में राज्य सड़क परिवहन निगम की 320 बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। वो आज शाम अहमदाबाद में 360 करोड़ रुपए की विभिन्न नागरिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन होना है उनमें शहर के नारायणपुरा वार्ड में एक व्यायामशाला, पुस्तकालय और अहमदाबाद के छड़ौरी गांव में एक पुनर्विकसित झील शामिल है। इसके अलावा श्री अमित शाह गांधीनगर में अमूल फेड डेयरी के लिए एक आधुनिक जैविक परीक्षण प्रयोगशाला का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही श्री शाह अहमदाबाद में मोदी समुदाय के एक राष्ट्रीय सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET आज से देश भर में शुरू हो रही है। कंप्यूटर आधारित इस प्रवेश परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कर रही है। देश भर के 295 शहरों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में लगभग 14,99,000 उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठेंगे। आज से 24 मई तक होने वाली CUET के लिए प्रवेश पत्र राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर पहले ही जारी की जा चुकी है। मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए इस वर्ष की CUET 29 मई तक टाल दी गई है। आकाशवाणी समाचार आज से छत्तीसगढ़ की एक जनजातीय समुदाय की प्रमुख बोली गोंडी में समाचार बुलेटिन शुरू कर रहा है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद आज शाम रायपुर से इस समाचार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। रायपुर के राजभवन में इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के महानिदेशक डॉ वसुधा गुप्ता भी शामिल होंगी। ये साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रत्येक रविवार को शाम 6:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 3 दिन की G20 पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक कल से शुरू हो रही है। 2019 में जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से इस तरह का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। इस बैठक को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सीमा सुरक्षा बल ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। विशेष इकाई चीनाब नदी में विशेष नावों से गश्त लगा रही है। विशेष नावें चीनाब नदी से तेज बहाव में भी आसानी से गश्त लगा सकती है और नदी के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी कर सकती है। कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया। रोम में कल रात खेले गए फाइनल्स में रायबाकिना ने यूक्रेन की एल्हेनिना कलीनिना को 6-4 1-0 से पराजित किया। आज पुरुष सिंगल्स में फाइनल में डेनमार्क के होल्गर रूने और रूस के डेनिल मेडवेडेव का सामना होगा। और IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जा रहे हैं। मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से हो रहा है और बेंगलुरु में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।